हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉररकास्ट कहानी। इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो इस वीडियो के इस एपिसोड के डिले होने पर हम आप सभी लोगों से एक्सक्यूज़ करते हैं। कुछ रीजंस की वजह से हमें इस वीडियो को काफ़ी डिले करना पड़ा था, जिसमें कुछ टीम के प्रॉब्लम्स भी आए, उसके बाद कुछ स्टोरीज़ के प्रॉब्लम्स भी आए। तो इन सभी रीजंस के लिए हम आपसे एक्सक्यूज़ करते हैं। आगे से हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस तरह की प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व हों और हम आगे से आगे और नई से नई वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। मैं और मेरे 3 दोस्त फुरकान, दानिश और अली ने प्लान बनाया कि हम वीकेंड पर कहीं बाहर जाएंगे। शहर के शोर से दूर किसी पुराने इलाके में टाइम गुजारना चाहते थे। फुरकान का एक डिस्टेंट रिश्तेदार था, एक छोटे से गांव में रहता था, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के पास। एक पुरानी जगह जहां उसका कभी कुछ सेटअप हुआ करता था। अब हवेली खाली पड़ी थी और वो चाबी फुरकान के पास देकर टेम्पररी तौर पर देखभाल के लिए कहीं पर चला गया। हमने सोचा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो हम सब मिलकर उस हवेली की तरफ जाते हैं। वहाँ पे शहर के शोर से दूर कुछ दिन आराम से गुजरेंगे, कुछ सुकून आएगा और थोड़ा बहुत एडवेंचर हो जाएगा। जिस दिन हम पहुँचे धूप ढली हुई थी। हवेली बहुत ही बड़ी थी, लेकिन अंदर का माहौल अजीब था। दीवार पर प्लास्टर गिरा हुआ था और अंदर आते ही एक ठंडी सी हवा का झोंका हम तीनों में से क्रॉस करता हुआ गुजरा। हल्की बाहर गर्मी थी, बट हमने अंदर अंदाज़ा लगाया कि अंदर हवा रुकी हुई है, इस वजह से ठंडक महसूस हो रही है। हम सब ने अपने बैग्स एक बड़े हॉल के कोने में रख दिए, जहाँ एक चौकी और कुछ पुरानी कुर्सियाँ थीं। फुरकान ने बताया कि इस हवेली में 50 साल पहले उसके दादा का इंतकाल हुआ था, यानी उसके दादा इस हवेली में से ही अगले जहान प्रवेश कर गए थे। तब से ही यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ कभी कभी किसी लोकल ने रात गुजारनी हो, वो भी सिर्फ 1-2 आदमी। हम सब एक्साइटेड थे। पहली रात हंसी मजाक में गुजर गई। दानिश ने कहा, क्या पता कोई भूत हो यहाँ। अली बोला, अगर है भी तो सेल्फी ले लूँगा। हम सब हंस पड़े। रात को लगभग 2-2:30 बजे के करीब जब सब सो रहे थे, मुझे हल्की हल्की चहल पहल की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ज़मीन पर कुछ घसीट रहा हो। मैंने सोचा किसी के बैग का जिप खुल गया होगा या किसी ने एंगल चेंज किया होगा सोते हुए। मैं फिर से सो गया। अगली सुबह दानिश ने बताया कि उसने रात में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। वो समझ रहा था कि शायद मैं या फिर फुरकान उठकर बाथरूम गए होंगे। जब उसने देखा तो सब अपनी जगह पर थे। दानिश ने बिना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए बात को टाल दिया, लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ अलग हुआ। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं छत पर चला गया। वहाँ हवा कुछ ठंडी थी और माहौल बहुत ही अच्छा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि नीचे से किसी ने मेरा नाम लिया है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार। धीरे धीरे लेकिन बहुत ही क्लियरली मेरा नाम लिया जा रहा था। मैंने नीचे झांका, लेकिन अंधेरा था, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा दानिश या अली मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं नीचे आया, सब सो रहे थे। तब से मुझे थोड़ी एंग्जाइटी होने लगी। जब मैंने सब कुछ देखा, एकदम दोनों लड़के सो रहे थे और आसपास कोई भी नहीं था। अगले दिन हवेली के पीछे वाले हिस्सों को एक्सप्लोर करने का प्लान बना हमारा। वहाँ एक छोटा सा सहन था, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। उस सहन की हालत काफ़ी ख़राब थी। वहाँ काफ़ी सारा कूड़ कबाड़ पड़ा था और कुछ पुरानी टूटी हुई ईंटें और पत्थर पड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस सहन की एक कोने वाली दीवार के पास नीचे बहुत सारे लाल धब्बे पड़े हुए थे, जैसे कोई जमा सूख गया हुआ पुराना खून पड़ा हो। दानिश ने जोक मारा कि लगे हाथ अब फोरेंसिक बुला लो, यहाँ पर कोई कांड हुआ है।
लेकिन हमने तसल्ली दी कि शायद कोई पेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी कूड़ कबाड़ पड़ा है, तो या फिर कोई जानवर वगैरह का होगा। वो सब कुछ भूल कर हम वापस अंदर चले गए और अगली रात सोने की तैयारी करी। रात को लगभग 3 बजे दानिश जोर से चीखा। हम सब एकदम उठ गए। वो कांप रहा था, उसका फेस सफ़ेद पड़ गया था। उसने कहा कि उसने एक औरत को देखा है, सफ़ेद कपड़ों में, लंबी सी बिना पैरों के हवा में तैरती हुई औरत। उस औरत ने उसके पास आकर सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, निकल जाओ। उस वक्त मैंने सोचा कि ये हेलुसिनेशन हो सकती है या कोई स्लीप पैरालिसिस का टाइम हो सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था इस हवेली में रहते हुए। लेकिन तभी फुरकान ने कहा कि उसने भी 2 दिन से एक ही औरत को ड्रीम्स में देखा है, यानी सपनों में, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं है, बस दूर से एकदम घूरती रहती है। वो रात तो हम सभी बहुत ज़्यादा डर गए और ठीक से सो नहीं पाए। सुबह होते ही हमने वहाँ से निकलने का प्लान बनाया, लेकिन इस पर फिर एक और ट्विस्ट आ गया। अली का फ़ोन, जिसमें सब तस्वीरें थीं, पूरी तरह से डेड हो चुका था। चार्जर लगाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके अलावा उसका फ़ोन बूट भी नहीं हो रहा था। जब हम हवेली से बाहर निकलने लगे तो पीछे वाले सहन से एक बार फिर से वही लाल दाग चमक रहे थे। हमने वो सब कुछ खिड़की से खुद देखा, जैसे किसी ने उन्हें फिर से गीला कर दिया हो। आसपास तो कोई भी नहीं था। वो देखकर तो हम चौंक गए, लेकिन हम सब कह रहे थे कि अभी भी बस इमेजिनेशन ही हो सकता है। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठकर वापस शहर की तरफ जा रहे थे तो अली ने बोला, क्या तुमने नोटिस किया? उस औरत ने बोला, निकल जाओ, लेकिन उसका मुंह हिल नहीं रहा था, जैसे आवाज़ उसके अंदर से आ रही थी, किसी और जगह से। उस दिन जब हम घर वापस पहुंचे तो दानिश को बहुत तेज़ फीवर हो गया। 103 बुखार हो गया था उसे। उसने बार बार सिर्फ एक ही बात बोली, वो आ रही है, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने हमें भी काफ़ी डांट लगाई और वो लोग ये समझ रहे थे कि हमने दानिश के साथ कोई मजाक किया है, लेकिन हम तो खुद बहुत डरे हुए थे। हमने उसके घर वालों को सारी चीज़ें बताई। उन्होंने हमारा बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, लेकिन दानिश की ख़राब होती हालत ने उन्हें इस बात पर मजबूर किया कि वो कुछ ना कुछ करें। उसके इलाज में 2 हफ्ते का वक्त लगा। फुरकान ने हवेली की चाबी कोरियर से वापस भेज दी और तब से हम कभी उस जगह का नाम तक नहीं लेते। लेकिन सबसे हैरानी की बात मुझे 1 हफ्ते बाद पता चली, जब मैं अपना कैमरा के मेमोरी कार्ड देख रहा था। मैंने एक रैंडम फ़ोटो देखी सहन की, जहाँ वो लाल दाग था, लेकिन इस दफ़ा फ़ोटो में बैकग्राउंड में एक धुंधली सी शक्ल दिखाई दी, एक सफ़ेद कपड़ों में किसी औरत की, उसी दीवार के पास हमारी तरफ घूरती हुई। वो बिल्कुल क्लियर तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा गौर करने पर एक बिल्कुल ही साफ तौर पर वो शक्ल दिखाई दे रही थी। मैंने अपने दोस्तों को भी ये दिखाया और उन सभी ने भी कंफर्म किया कि वो क्लियरली किसी औरत का चेहरा देख पा रहे हैं, एक बहुत ही भयानक चेहरा। मुझे नहीं पता कि वो तस्वीर कब खींची गई थी और हम में से किसने खींची थी, क्योंकि उस वक्त हम सब समझ रहे थे कि सिर्फ धूप थी, कोई शक्ल वगैरह नहीं थी। और कुछ समय बाद दानिश की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो वापस से अपनी सेहत पकड़ने लगा। उसके बाद से हम लोग कभी भी उस जगह का नाम नहीं लेते और ना ही कभी उस चीज़ को इतना डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे दिलों में वो डर अभी भी बैठा हुआ है। तो ये थी आज की पहली कहानी। हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम रौनक है और मैं उत्तराखंड के एक बहुत ही पुराने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। ये स्कूल करीब 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था। तब से अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है, लेकिन बिल्डिंग का काफ़ी सारा हिस्सा अभी भी वही पुराना स्कूल है। वुडन फ्लोर्स, गोथिक स्टाइल विंडोज़ और एक पुराना असेंबली हॉल, जो कि अब ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया जाता।
मैं इस स्कूल में अब सीधे 4 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सब कुछ रूटीन था, लेकिन पिछले महीने से कुछ चीज़ें अजीब होने लगीं। पहला वाकया एक छोटी सी चीज़ से हुआ। एक दिन मैं स्टाफ रूम में था, तब एक स्वीपर वहाँ आया और उसने मुझे बताया कि उस पुराने असेंबली हॉल के अंदर से आवाज़ आ रही है, जैसे चौक से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा जा रहा हो। असेंबली हॉल यूज़ नहीं होता था और उसमें कोई टीचर असाइन नहीं था। मैंने सोचा शायद छोटे बच्चे मजाक कर रहे होंगे या फिर वहाँ खेलने के लिए चले गए होंगे। जब मैं उस स्वीपर के साथ उस असेंबली रूम में चेक करने के लिए गया तो मैंने देखा कि बड़ी हैरानगी की बात थी कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर बहुत ही अजीब भाषा और बहुत ही अजीब शब्दों में कोई चीज़ें लिखी हुई थी। मैंने अपनी कोशिश की कि समझ पाऊँ कि आखिर वो कौन सी भाषा है और वो वहाँ पर कौन से शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी ऐसी भाषा नहीं थी। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई प्रॉपर सेंटेंसेस लिखे गए हों। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तो मैंने सोचा कि शायद ये हाई स्कूल वाले बच्चे होंगे जो थोड़ी बड़ी शरारत कर रहे हैं, तो उस बात को हमने टाल दिया। अगले हफ्ते एक लड़की निदा, जो 9th स्टैंडर्ड में थी, क्लास के बीच में ही बेहोश हो गई। उसने होश में आने के बाद कहा कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। जब उसने पूछा क्या कि कौन था, तो उसने सिर्फ कहा वो छोटी सी थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। वो इस तरह दिख रही थी जैसे वो बहुत सालों पहले मर चुकी हो, लेकिन वो मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी। प्रिंसिपल से जब बात हुई तो उन्होंने इसे स्ट्रेस या इमेजिनेशन का नतीजा समझा। उन्होंने को बोला कि टीनेजर्स हैं, अब लड़कपन की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करते हैं और बहुत सारे इमोशनल अप एंड डाउन्स की वजह से भी ये हो सकता है। उनकी बात काफ़ी हद तक सही थी। पेरेंट्स भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने भी प्रिंसिपल से एग्री किया और इस बात को जस्ट जाने दिया। लेकिन उसके बाद हर दूसरे दिन किसी न किसी स्टूडेंट को या तो चक्कर आ जाता या चीख कर वो क्लास से भागना शुरू हो जाता। एक लड़का तो स्टाफ रूम के सामने आकर खड़ा हो गया और चुपचाप देखने लगा जैसे किसी ट्रांस में हो। जब उसे हिलाया, उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उस लड़के ने बोला वो मुझे बुला रही थी, मैं उसके पीछा कर रहा था। फिर एक दिन मैं लेट तक स्कूल में रुक गया। मुझे कुछ रिपोर्ट कार्ड फाइनलाइज करने थे, तो मैंने सोचा यहीं पर अपना सारा काम ख़त्म कर लेता हूँ। प्रिंसिपल कैबिन से मैं जब निकल रहा था तो मैंने असेंबली हॉल का दरवाज़ा खोल कर देखा। अंदर हल्की सी लाइट थी। मैं समझा किसी पियोन ने लाइट छोड़ दी होगी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया मुझे एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ब्लैक बोर्ड पर एक बार फिर से कुछ लिखा हुआ था। ये एक बार फिर से वही भाषा थी जो कि मैं समझ या पढ़ नहीं पा रहा था। ये शब्द तो ना हिंदी के थे, ना लोकल लैंग्वेज के थे और ना ही उर्दू के थे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिश्रण था, कुछ समझ से बाहर था। अब मैं थोड़ा सा घबरा गया। कोई भी आवाज़ नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी, जैसे हवा में भी कोई लरज़पन हो। तो मुझे अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने मेरा कंधा पकड़ा है। मेरे कंधे पर वाज़ेह तौर पर किसी का हाथ मुझे महसूस हुआ, तो मैं घबराकर अचानक से पीछे पलटा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। मैं तुरंत बाहर निकला। ये सब फिनोमेना मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने अपने कंधे पर जो हाथ महसूस किया था वो बिल्कुल भी मेरी इमेजिनेशन नहीं हो सकती थी। उसके बाद से वो लाइट का फ्लिकर करना और वहाँ का एक बहुत ही डरावना माहौल। अब मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा था कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। कुछ दिन बाद मैंने एक स्कूल के पुराने स्टाफ मेंबर से बात की, जो काफ़ी टाइम से अब रिटायर हो चुके थे। वो ऐसे ही किसी कारण स्कूल विजिट करने आए थे, तो मैंने उन्हें रोका और उनसे बात की। उन्होंने बताया कि 80s में एक छोटी लड़की स्कूल के अंदर ही मर गई थी। उसका पैर लाइब्रेरी के पुराने रैक के नीचे आ गया था जब एक अलमारी उसके ऊपर गिर गई।
कहते हैं उस वक्त किसी ने उसकी चीख भी नहीं सुनी, क्योंकि सब फाइनल एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी में थे और बिज़ी थे, और वो लड़की अकेली ही उस बिल्डिंग के उस पोर्शन के अंदर, उस लाइब्रेरी के अंदर मरी पड़ी थी। उसके बाद से हमेशा कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ अजीब होने लगता है। जब भी उसकी मौत के दिन करीब आते हैं तो एकदम से कुछ ना कुछ अजीबो-गरीब हरकतें बढ़ जाती हैं। इससे पहले 2 साल पहले एक टीचर ने भी इन्हीं कारणों की वजह से रिज़ाइन किया था, लेकिन उस टीचर ने किसी को भी कोई चीज़ नहीं बताई, क्योंकि हम टीचर्स में ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हम इस तरह की बात अपने दोस्तों से या अपने टीचर्स कॉलीग से करते हैं तो शायद हमारा मजाक उड़ाया जाए। ये सब बातें मेरे लिए बहुत ही रहस्यमय थी, तो मैंने सोचा कि इन पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जाए। मेरी खुद की क्यूरियोसिटी भी मुझे इस बात पर आमादा कर रही थी कि मैं जाकर देखूं कि क्या ये सब कुछ हकीकत है। क्या इस तरह हो सकता है कि किसी के मरने के बाद उसकी आत्मा या उसका कोई घोस्ट उस जगह के ऊपर बंध जाए। तो मैंने फैसला किया कि कुछ दिन बाद मैं यहाँ पर कुछ देर और रुकूंगा और एक बार पूरी बिल्डिंग के बार बार चक्कर लगाकर चेक करूंगा कि आखिर मुझे कुछ इस तरह का दोबारा महसूस होता है या नहीं। तो मैंने ठीक ऐसा ही किया। 2-3 दिन के बाद एक बार फिर से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टेस्ट्स वगैरह थे जो मुझे चेक करने थे और अगले दिन बच्चों को वापस करने थे। तो इसी बहाने से मैं स्कूल में ज़्यादा देर तक रुक गया। स्कूल का बाकी का स्टाफ अब जा चुका था और सिर्फ एक पीएन के अलावा और मेरे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो मैं इस तरह से उठा और एक बार फिर से उसी लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। मैंने सोचा कि मैं उस लाइब्रेरी में जाकर देखूंगा जिस लाइब्रेरी में उस बच्ची की मौत हुई थी। वो लाइब्रेरी स्कूल के एक कोने की तरफ थी। वहाँ पर ज़्यादा चहल पहल कभी होती नहीं थी और अब तो पूरे स्कूल में मैं अकेला ही था ऑलमोस्ट। तो मैं उस लाइब्रेरी की तरफ गया और जब मैंने उस लाइब्रेरी को खोला और अंदर गया तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा मुझे भारी लगा। कुछ देखने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वहाँ उसके माहौल में एक अजीब सा भारीपन था जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैंने उस लाइब्रेरी का चक्कर लगाया, कुछ किताबों को देखा और फाइनली उस अलमारी की तरफ गया जो अलमारी उस बच्ची के ऊपर गिरी थी। वो अलमारी लाइब्रेरी के अब बिल्कुल पीछे एक कोने में पड़ी थी और उस पर कुछ ज़्यादा किताबें वगैरह नहीं रखी हुई थी। मैं उस अलमारी की तरफ आगे बढ़ा और उस अलमारी को छुआ। जैसे ही मैंने उस अलमारी के ऊपर अपना हाथ रखा, एकदम मेरा पूरा बदन लरज़ उठा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये अचानक से हुआ क्या है मेरे साथ, और मुझे एक बहुत ही धीमी सी आवाज़ आई, कुछ एक चिल्लाने की आवाज़। वो आवाज़ इसी लाइब्रेरी में से आ रही थी, लेकिन वो बहुत ही धीमी और बहुत ही अलग थी। मैं जैसे ही एकदम से पलटा तो मुझे लाइब्रेरी के दूसरे तरफ वही लड़की ज़मीन पर घुटनों पर बैठी हुई दिखाई दी। वो अब काफ़ी भयानक लग रही थी, ऐसे जैसे बहुत सालों पुराना कोई मुर्दा मेरे सामने आ गया हो। वो लड़की चिल्ला रही थी और रो रही थी, लेकिन उसके चिल्लाने और रोने के एक्सप्रेशंस के बावजूद उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी मेरे तक पहुंच रही थी, ऐसे जैसे कि बहुत ही ज़्यादा दूर से आ रही हो। उस वक्त तो मेरा दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा और मेरी सांसें वहीं पर रुक गईं, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह से मैं उस लड़की को अपने सामने देख पाऊंगा। उस डर की वजह से मेरा शरीर अपनी जगह पर रुक गया और मैं कुछ सेकंड तक तो बस उसको देखता ही रहा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस लड़की ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हाथ अचानक से इतना लंबा हो गया कि उसका हाथ अब मेरे तक पहुंच रहा था और उसने मेरी कलाई को पकड़ लिया। मैं ये सब एक्सपीरियंस करते हुए एकदम हक्का पक्का रह गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरा शरीर बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। वो डर का वो आलम मैं आपको अभी भी बयान नहीं कर सकता। हम दोनों के बीच करीब 8 से 10 मीटर की दूरी थी, लेकिन उस लड़की ने वहीं बैठे बैठे अपने हाथ को इतना लंबा किया और मेरी कलाई को पकड़ लिया।
फाइनली मैंने चिल्लाते हुए जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया और वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ दरवाजे से बाहर भागता हुआ गया। और मैं तेज़ी से बस भागता ही गया जब तक मैं उस गेट के पास पहुँचा जहाँ पर पियोन बैठता था। पियोन ने जब मुझे उस हालत में देखा कि मेरे पसीने छूट रहे थे और मेरी सांसें बिल्कुल उखड़ी हुई थीं, उसने जल्दी से मुझे थामा, कुर्सी पर बिठाया और जल्दी से पानी का ग्लास मेरी तरफ किया। मैंने वो जल्दी से तेज़ी से पानी आधा पीते हुए और आधा अपने ऊपर गिराते हुए अपना सांस बहाल किया। 3-4 मिनट तो मैं बस वहाँ बैठा ही रहा और कोशिश करता रहा कि मैं अपनी सांसों को अपने काबू में करूँ। पियोन मुझसे पूछता रहा कि साहब जी क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। फाइनली 4-5 मिनट के बाद जब मेरी सांस में सांस आई और मेरी हालत थोड़ी सी बेहतर हुई तो मैंने पियोन को वो सारी बात बताई। मैंने बताया कि कैसे मैंने उस लड़की को देखा और कैसे उस लड़की ने अपना बाजू लंबा करते हुए मेरे हाथ को पकड़ लिया। पहले तो वो पियोन बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने बाद में कहा कि साहब जी, हमने उस लड़की के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं और इतनी बार उस लड़की के बारे में बात सुनने के बाद आखिरकार मुझे इस बात का यकीन है कि ये जगह ठीक नहीं है। इसीलिए मैं छुट्टी के बाद कभी भी ज़्यादा स्कूल में अंदर की तरफ नहीं जाता और ज़्यादातर मैं सिर्फ अपनी पोस्ट पर ही रहता हूँ। मैंने खुद तो उस लड़की को नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों से उस लड़की के बारे में बात सुनी है। मुझे आपकी बात पर यकीन है। अगर आप कहते हैं आपने उस लड़की को देखा है और उस लड़की ने आपको पकड़ा है तो बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। मैंने उसे अपनी कलाई भी दिखाई। उस कलाई पर उंगलियों के 4 बिल्कुल ही क्लियर निशान थे। वो निशान एक छोटे हाथ के निशान थे, एक किसी बच्चे के हाथ के निशान। वो निशान देखकर पियोन भी एकदम हिल गया और अब उसे मेरी बात का बिल्कुल यकीन आने लगा। फाइनली उसने हमारे स्कूल ड्राइवर को कॉल की, जो कि बिल्कुल स्कूल के पास में ही रहता था। वो जल्दी से स्कूल की गाड़ी लेकर आया। उसने मुझे वहाँ बिठाया और मेरे घर ले गया। घर जाकर मैं उस बारे में बस सोचता ही रहा। मेरी फैमिली ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि तुम्हारी हालत इतनी ख़राब क्यों है, तुम्हें किसी ने मारा है या तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन उन सभी का जवाब मेरे पास नहीं थे। मैंने अपनी वाइफ को बताया कि आखिर मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उसने कहा कि लोगों की बातों की वजह से तुम्हारे दिमाग की ये खुद की इमेजिनेशन है, लेकिन जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया था वो बिल्कुल सच था। तो ये थी आज की हमारी दूसरी कहानी। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी जो कि हमें उत्तराखंड से आई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं ये वीडियोज़ आप तक लाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।